नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदीप टुडे में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर स्मार्ट पुलिस, दिल्ली पुलिस सारी कानून व्यवस्था को संभालती है, परंतु दिल्ली पुलिस के नाक तले बिल्कुल रोहिणी कोर्ट के अंदर जज के सामने खुलेआम धड़ाधड़ गोलियां चलाई जाती है, गैंगवार होती है। जो एक नामी बदमाश के साथ साथ उनको मारने के आए हुए दो बदमाश भी ढेर हो जाते हैं। इस तरह का वाकया जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट में जज के सामने इस तरह से फायरिंग हुई हो, जो कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। इस बारे में अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हैं क्राइम को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा जी, जो लगभग 2 दशक से क्राइम को कवर कर रहे हैं और इन गैंगवार पर एक पैनी नज़र अपनी रखते हैं। आइए सबसे पहले सतीश जी से पूछते हैं। सतीश जी, जो ये घटना हुई है, जो जज के सामने गैंगवार हुई है, खुलेआम धड़ाधड़ गोलियां चली हैं, क्या कहेंगे इस वाकये को लेकर? सबसे पहले ये तो दीपक जी एक किस्म से फिल्मी सीन जैसा ही था। ऐसा तो जो ना केवल फिल्मों में देखने में आता है, हकीकत में तो कभी भारत के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ हो तो हमने आज तक कभी सुना नहीं। ये इसमें आप पुलिस की फेलियर मानो या बदमाशों की चालाकी मानो, हम जिस एरिया में बैठ के आज हम बातचीत कर रहे हैं, ये दोनों जो लड़का मारा गया है वहाँ पे बदमाश गोगी, वो भी इसी इलाके का रहने वाला था, और जिसके ऊपर उसका इल्ज़ाम है कि उसने मरवाया है वो भी इसी इलाके का रहने वाला था। इनके बीच में जो आपसी प्रतिद्वंदिता चली है, ये उसी का परिणाम है कि कोर्ट में घुस के गोगी नाम के बदमाश को मार दिया गया। उसको मारने के लिए उन्होंने ये स्थान क्यों चुना, इस बारे में भी जो ना तरह तरह कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पुलिस कस्टडी में आके जो ना सेफ हो गया था, तो उसको लेकिन के बदमाशों के दिमाग में आपस में जैसे उसके नाम आ रहा है कि टिल्लू गैंग ने इसको मरवाया है, टिल्लू ने इसको मरवाया है, तो टिल्लू और उसके साथियों के दिमाग में शायद ये बात थी कि ये जब भी जेल से बाहर आएगा ये तुम्हारा खात्मा कर देगा। इसके मर्डर के पीछे तो यही वजह होगी। इसमें स्थिति जो सामने आ रहा है, अभी जो सुनने में आ रहा है कि एक वर्चस्व की लड़ाई दोनों गैंगों के बीच में चल रही है, और इसकी साजिश भी बता रहे हैं कि नीरज भवानिया के साथ जो कि तिहाड़ में बंद है, और दूसरा टिल्लू गैंग है, ये भी तिहाड़ में बंद है, और उनके बताया जाए कि आपस में इन दोनों की वहाँ पर एक सहमति बनी कि जो गोगी बाहर है इसके ऊपर 4 लाख का इनाम पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया था, जो शायद उनके कहीं पे अहम को चोट पहुंची, क्योंकि सुनने में आया कि क्राइम की दुनिया में उसको बड़ा बदमाश मानते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा का इनाम होता है। तो कहीं कहीं ऐसी साजिश भी है कि जेल के अंदर से भी इस तरह की चीज़ें ऑपरेट की जा रही हैं। देखिए, जिस बदमाश का नाम ज़्यादा बड़ा होगा उसको समाज में उसका उतना ही आतंक होगा, और वो उतने ही अपनी कमाई कर पाएगा, पैसा खींच पाएगा, और साथ में अपना उतना ही बड़ा वो गैंग बना पाता है। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि है तो ये वर्चस्व की लड़ाई ही। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जहाँ पर हम बैठ के आज बात कर रहे हैं, ये जो गोगी है ये भी इसी इलाके का रहने वाला था। जिसके ऊपर आरोप है कि उसने मरवाया वो भी इसी इलाके का रहने वाला है। और जब ये नाम ले रहे हैं कि भाई टिल्लू गैंग ने नीरज भवानिया से हाथ मिला लिया, तो भवानिया भी इस इलाके का रहने वाला है। और कहते हैं कि मतलब एक जठेड़ी है उससे भी हाथ मिला लिया, तो वो भी यहाँ से 10-12-15 किलोमीटर दूर इलाके का रहने वाला है। मैं आपसे एक आपका ध्यान और पुलिस का ध्यान भी इस तरह से खींचना चाहता हूँ कि जो हमारा इलाका है सोनीपत ज़िले से लगता हुआ, ये किस्म से बारूद के ढेरे पे बैठा हुआ है। यहाँ पर कब क्या हो जाए, तो पुलिस को जो ना इस मामले में ध्यान रखना चाहिए कि अब कई बार जो ना ये भी सुनने में आता है कि जो बदमाश आत्मसमर्पण करता है उसके पीछे जो ना कोई कहानी कुछ और होती है, पुलिस दिखाती कुछ और है। इस मामले में भी जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि बदमाश को क्या वास्तव में मतलब वो उसका आत्मसमर्पण जरूरी था, या पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर सकती थी। यहाँ पर जो ना ये वास्तव में खेल होते हैं, कई बार, हमेशा नहीं होते, कई बार खेल होते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा जब ये गोलीकांड हुआ है तो इसके बहाने हम जो ना एक बात और करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हम ये सारे बदमाश इसी इलाके के रहने वाले, आसपास में 10-15 किलोमीटर के एरिया के। तो मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो यहाँ का जो समाज है वो देहाती समाज है। हमारे देहात में एक पंचायत व्यवस्था, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। कई बार ये देखा गया है कि जैसे कि कोई लड़के आपस में, कोई जवान है, कोई आपस में लड़ गए, झगड़ गए, या परिवारों के झगड़े हो गए, तो उसमें मतलब बड़े बीच बचाव करके समझौता वगैरह करवा देते थे, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल तो कोई किसी के बीच में आता ही नहीं, और कोई अगर आदमी किसी के बीच में आए
ठीक है, तो उसकी मानते नहीं। तो जो हमारे समाज में ये विखंडन है ना, ये जो बदमाशियाँ ये इसकी वजह से भी चल रही हैं। अब आप एक बात देखिए छोटी सी, जो गोगी जो मारा गया है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो वॉलीबॉल का नेशनल लेवल का खिलाड़ी था, ठीक है। मतलब जिसका कैरियर इतने अच्छे रास्ते पे चल रहा था, ठीक है, वो बदमाशी की लाइन में चला गया। मतलब उसको रोकने वाले ना तो उसके माँ बाप रोक पाए, ना ही जो उसका परिवार रोक पाया, और समाज तो रोक ही नहीं पाया उसको। जहाँ तक मतलब ये इन लोगों के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उसमें एक दूसरे के आदमियों को ढूंढ के मारा जा रहा है, तो उसमें मतलब ये लड़ाई मेरे ख्याल से गोगी के मरने के बाद थमेगी नहीं, क्योंकि उसकी जो ना कोई सेकंड जो ना कोई लीडरशिप भी उसके पास तैयार हो गई। तो ये जो ना मतलब इलाके में भी और कहीं थोड़े से आसपास भी जो ना ये गोलीबारी दोबारा कहीं ना कहीं हो सकती है, कोई किसी को मार सकता है, ठीक है। जैसे अभी रोहिणी की कोर्ट में गोलीकांड में जो ना एक वकील जो लड़की थी वो बाल बची है उसमें, और जो वहाँ पे पुलिस वाले थे उनकी भी जान पे सांसें आई हुई थी। वो तो पुलिस वाले की जो ना ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने जो ना मतलब हालात को संभाले, नहीं तो वो बदमाश जो ना जब भागने का प्रयास करते तो वो गोली चला के भागते और वो किसी और को ही मार सकते थे। इसमें इंटेलिजेंस फेलियर की अगर हम बात करें, क्योंकि देश की राजधानी है और सुरक्षा कड़ी रहती है, कोर्ट का मामला है, इंटेलिजेंस फेलियर की बात करें, कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है। और साथ में ये भी सुनने में आता है अगर कोई बदमाश कहीं पे अटैक करने के लिए जाता है तो उसके पीछे पूरी बैकअप टीम होती है जो उसको वहाँ से प्रोटेक्ट करके निकालने की कोशिश करती। क्या इसके साथ में कुछ और लोग हो सकते हैं जो बाहर खड़े हों, उनको मौका नहीं मिला, नहीं तो उनको बचा के निकाल के ले जाते हैं? देखो भाई, कहते हैं ना हारे को हरिनाम। अब क्योंकि ऐसा कांड हो गया तो इसलिए किसी के ऊपर भी उंगली उठ सकती है, ठीक है। अब पुलिस ने कितनी मुस्तैदी से वहाँ पे काम किया है, तो उसको भी थोड़ा सा ना पुलिस की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये पूरी तरीके से इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, ठीक है। मतलब आप फुल प्रूफ योजना किसी में नहीं बनती, ठीक है। हाँ, लोगों की सतर्कता ही ज़्यादा काम आती है। पुलिस का और बदमाशों का तो ना आँख मिचौनी का खेल चलता रहता है, ठीक है। एक डाल एक पात। पुलिस तो बाद में उनको रोकने के इंतजाम करती है जब वो कहीं पर कोई कांड हो चुका होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें पुलिस की इंटेलिजेंस यहाँ पे काम आती है कि वो ये सोचे कि भी बदमाश या कोई आतंकवादी या जो भी है वो किस तरीके की कार्रवाई कर सकता है और उसको कैसे रोका जाए। यहाँ तक तो पुलिस की ठीक है। स्थिति जी, इसमें अगर एक बात करें हम कि जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट है, कई बार ये भी सुनने में आता है कि बदमाश हैं वे आपस में पहले भिड़ के मर लेंगे, जो बचेगा उसको पुलिस निपटा लेगी। क्या पुलिस इस भी इंतजार में रहती है कि उनको ज़्यादा एक्शन ना करना पड़े और बदमाश आपस में कर ले? दूसरा, बदमाशों के पास वो अत्याधुनिक हथियार हैं, उनकी सप्लाई किस तरह से हो सकती है, क्योंकि आसपास तो उपलब्ध नहीं हो सकते ये। अच्छा, ये बात आपने जो है बहुत अच्छी कही। हम जो ना कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि फलाना हथियार पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से आया, इस बारे में जो है ना मतलब अखबारों में आगे रिपोर्टिंग नहीं होती, ना ही कोई चैनलों में रिपोर्टिंग होती है कि अभी उनको हथियारों की खेप पकड़ी गई, वो कहाँ से आई, कहीं मुंगेर से आई, कहीं मेरठ से, जहाँ से भी आई, ठीक है। तो उसके बाद उसको बनाने वाले, सप्लाई करने वाले, ये जो चेन है, इसके बारे में पुलिस कभी नहीं बताती। या तो ये है कि मतलब एक बार वो अपना क्या करते हैं कि अपनी खानापूर्ति कर ली, वो उसको गुड वर्क में डालने के चक्कर में पुलिस रहती है कि भी एक हथियार के साथ एक बदमाश पकड़ा गया, ठीक है, एक न्यूज़ बन गई, एक उनके उसमें जो है ना एक वर्कआउट चढ़ गया मामला, ठीक है। नहीं तो जब हथियार पकड़े जाते हैं तो पुलिस को ये चाहिए कि मतलब वो जाके देखे कि सप्लाई कहाँ से हो रही है। वो जो अभी चोर को क्या मारना, चोर की माँ को मारने वाली बात है ना, तो चोर की माँ को तो पुलिस मार ही नहीं रही, कहाँ से हथियार आ रहे हैं, कहाँ से नहीं, इस बात को तो ध्यान रखना चाहिए। जो लड़का जिनका लड़का बदमाशी में उतर गया, वो परिवार अपने आप को ना गौरवान्वित महसूस करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं नीरज भवानिया का ही। नीरज भवानिया पर पैरोल में आया था और वहाँ पे बताते हैं कि भवानिया में उसको जो हार वगैरह डाले गए। मतलब जब इस किस्म की समाज का रवैया है तब मतलब हमें मतलब किस तरीके से रोकें उसको, समाज क्या करे। खाली पुलिस नहीं रोकने वाले अपराध, समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, इसमें एक बात पीछे कुछ सामने भी आई थी, डीसीपी थे यहाँ विक्रमजीत जी, उन्होंने बताया था कि कुछ बवाना से लड़के अरेस्ट हुए थे बिल्कुल नई उम्र के, जिन्होंने शौक में क्राइम किया था। जब उनको पकड़ा गया, इंटरोगेट किया गया, तो उन्होंने बताया कि हम बवानिया गैंग में शामिल होना चाहते थे, इसलिए नाम बनाने के लिए हमने ये क्राइम किया। तो जो उभरती हुई पीढ़ी है वो किस तरह से गैंग की तरफ खिंचती है, या ये जो चमक दमक की दुनिया है इसकी तरफ किस तरह का आकर्षण महसूस करती है, और क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए? बुराई के जितने ज़्यादा चर्चे होते हैं ना, तो उनको पढ़ते समझते सभी हैं।
अब जिस उम्र के बच्चे वो पुलिस ने उस टाइम पर पकड़े थे, उनका इतना कच्चा दिमाग होता है, उनको बुराई हमेशा जो ना अपनी तरफ खींचती है। उनको लगता है कि अगर तू उसके साथ जुड़ेगा तेरा नाम हो जाएगा, और तू कहीं भी चलेगा तो कान ऊंचा करके चलेगा, तेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये इसके पीछे वजह है। फिर पैसा मिलता है, जब बगैर कमाई के पैसा मिल जाएगा तो वो क्यों दूसरे काम करेंगे, क्यों पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अच्छा, माँ बाप है, थोड़ा सा आजकल ये भी हो रहा है कि मतलब जो ना माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे पाते, कोई कमाई के चक्कर में लगे हैं, कोई घर का चूल्हा चलाना है, ये करना वो करना, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। हमें अपना थोड़ा सा जो ना, जो हम समाज में जो हमारे में बिखरा हुआ है ना आपस में, हमें उस सामाजिक संरचना को थोड़ा सुदृढ़ करना पड़ेगा। नहीं तो मतलब इतने जो बदमाशी में जिनका इतना दिमाग चलता है, पुलिस को इतना गच्चा देते हैं वो, ठीक है, वो उनका अगर दिमाग वो एनर्जी उनकी अगर पढ़ाई लिखाई की तरफ लग जाए तो वो कितने अच्छे रहेंगे। देखो ना, आप उस दिन का जिक्र देखो, जिस दिन रोहिणी कोर्ट में गोली चली है और 3 मारे गए, तीनों भले ही बदमाश थे, लेकिन किसी घर के चिराग तो थे ना वो। कभी तो उनका जब जन्म होगा तो खुशी भी तो मनाई गई होगी ना। मतलब वो 3 लड़के मारे गए जिस दिन, उसी दिन यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। मतलब एक तरफ कहाँ, मतलब उसी उम्र के बच्चे, उससे भी छोटी उम्र के बच्चे, वो मतलब देश को चलाने के लिए सिलेक्शन हुआ है उनकी इतनी अच्छी नौकरियों में, और एक तरफ जो है ना मतलब वो 3 जो ना इसके बेमौत मारे गए तीनों। दिल्ली में लगातार हो रही गैंगवार वाकई चिंता का विषय है और युवाओं को भी चाहिए कि वो ऐसे शॉर्ट रास्ते ना अपनाकर चमक दमक की दुनिया में जाने के लिए बल्कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, अपने परिवार को साथ लेके बढ़ें, और परिवार को भी चाहिए कि अपने बच्चों को देखभाल के रखें। बाकी आने वाले दिनों में जो दिल्ली को झेलना पड़ सकता है, गैंगवार अभी रुकने वाली नहीं है, ये कयास सीसी ने भी लगाया है, और दिल्ली पुलिस भी अंदाज़ा लगा रही है कि अभी एक स्टेप की लड़ाई और हो सकती है। इनके साथ हम स्तेजी से आज तो विदा लेते हैं, परंतु नए मुद्दों के साथ हम स्तेजी के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। दीपक दहिया, नवदीप टुडे, दिल्ली।